क्या आदि तू ऐसे क्या बोल रहा है? पार्वती के फोन की वजह से तेरी जान बच गई। अगर पार्वती का कॉल सही टाइम पर नहीं आया होता ना, तो पता नहीं तेरा हाल क्या होता। क्यों बड़े साहब आपने ऐसा किया? आपको चोट लगी, आपने ये बात मुझसे छुपाई। मैं जानता था कि तुम डर जाओगी और इस तरह से तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, और मैं अपनी बीवी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। श्याम सर ने भी मुझसे सच्चाई छुपा कर रखी। सबने बोला मेरा वहम है। उसके तुरंत बाद ही आप बाथरूम में फिसल कर गिर गए। मैं बहुत डर गई थी बड़े साहब। हाँ आदि। अच्छा पार्वती, तुम कैसे मुंबई आए? जैसे ही आपने कहा कि बड़े साहब के सिर में चोट आई है, वैसे ही मैंने छोटे साहब से जिद की कि मुझे मुंबई जाना है और किसी भी तरह बड़े साहब से मिलना ही है। छोटे साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मैं शांत हो जाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मेरी बहुत विनती करने के बाद ही छोटे साहब माने और मुझे किसी तरह यहाँ पहुँचाया। ठीक है, पार्वती, तुम्हारे गले में जो चेन थी वो कहाँ गई? मैंने तुमसे कहा था कि उसे अपने गले से मत उतारना, फिर भी नहीं मानी। आप मुझे गलत मत समझिए बड़े साहब। उस चेन को जब से मैंने अपने गले में पहना, कुछ न कुछ गलत ही हुआ है। आप बाथरूम में फिसल कर गिर गए और उसकी वजह भी शायद यही चेन है। मुझे ऐसा ही लगा, इसलिए मैंने उस चेन को उतार दिया। पार्वती, तुम्हारे गले की चैन और आदि को जो चोट लगी उसका कोई संबंध नहीं है। आदि बाथरूम में फिसल कर नहीं गिरा। इस चोट की वजह नंदिनी है। ए, क्या नंदिनी की वजह से हुआ? क्या हुआ था श्याम सर? मुझे साफ साफ बताइए, नंदिनी यहाँ आई थी? अब तूने बात छेड़ी दी है तो चुप क्यों खड़ा है? बता दे पूरी बात। वो क्या है कि नंदिनी मुंबई में ही है पार्वती।
अरे आज सुबह ही नंदनी ने आदि को गोली मारने की कोशिश की है। तुमसे फोन पर बात करते वक्त फोन नीचे गिर गया और हमारा आदि बच गया। उस नंदिनी को अब तक क्यों छोड़ रखा है बड़े साहब? उसको ऐसा सबक सिखाइए कि आज के बाद वो कभी आपके रास्ते में ही ना आए। मैं नंदनी को सबक सिखाने के लिए मुंबई नहीं आया। नंदनी एक लड़की है, इसलिए मैं आज तक उसे बार बार माफ करते आया हूँ। लेकिन उस नंदिनी की वजह से आपको बहुत खतरा है बड़े साहब। देखो मेरी जान, जब तक तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है और तुम मेरे साथ हो, कोई भी खतरा मेरे पास नहीं आ सकता। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है पार्वती, तुम जाकर अभी फ्रेश हो जाओ, फिर हम रेस्टोरेंट चलते हैं। हाँ पार्वती, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। ठीक है बड़े साहब। शुक्र कीजिए ये चेन वो आपके मुंह पर नहीं फेंक कर गई, लेकिन इस तरह यहाँ रख कर गई, ये भी तो हमारी परंपरा का एक तरह से अपमान ही हुआ ना दीदी, आप ही बताइए। अगर वो सच में वफादार होती तो इस तरह हमारी परंपरा का अपमान करके जाती क्या? क्या हुआ राजेश्वरी? पार्वती के बारे में सोचकर टेंशन में हो क्या? हाँ जी, पार्वती से मैंने ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि पार्वती ऐसा करेगी। तुम्हारे पापा की फोटो का जलना, आदि की फोटो का टूटकर नीचे गिरना, इन सब बातों ने पार्वती के दिल में डर पैदा किया होगा शायद। इसीलिए पार्वती ने ऐसा फैसला किया होगा। पार्वती दिल की बहुत साफ है, लेकिन अब मेरे दिल में डर पैदा होने लगा है। तुम्हारे मन में और डर? क्या बोल रही हो राजेश्वरी? जब से आदि का फोटो गिरा है तब से मेरे मन में कुछ गलत होने वाला ऐसा लग रहा था। नमस्ते मैडम। कहाँ हो राम सिंह? मुंबई छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा मैडम। अपनी पावर, अपनी सरकार सब मुंबई में है मैडम। क्या बात है मैडम, बहुत दिनों बाद आपने इस राम सिंह को याद किया है? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ राम सिंह, मेरा बेटा इस वक्त मुंबई में है। वो कहाँ है, कैसा है, उसकी सारी एक्टिविटी की हर एक डिटेल 10 मिनट के अंदर आप मुझे फोन पर बताओगे। अरे मैडम, मुंबई में मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। 10 मिनट में आपने जो डिटेल्स मांगी हैं वो आपको मिल जाएगी। बस अपने बेटे आदित्य की फोटो मुझे भेज दीजिए। ठीक है। मेरे बेटे के साथ उसका फ्रेंड श्याम भी है, उसकी फोटो भी मैं भेज रही हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है। तुम राम सिंह से आदि की डिटेल्स पता करवा रही हो राजेश्वरी? क्या ये सही होगा? क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरा मन कहते ही जा रहा है। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आदि मुंबई में है। ये सब सोचकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है जी। अगर आदि के साथ कुछ भी गलत हो रहा होगा तो मुझे वो सुनकर तकलीफ होगी, तो आदि मुझसे वो बात बताएगा ही नहीं, छुपा लेगा। इसीलिए मैंने राम सिंह से वो इन्फॉर्मेशन मांगी।
राम सिंह। बोलो राम सिंह। मैडम मैटर बहुत सीरियस है। क्या कह रहे हो राम सिंह? आदि के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? आंटी, आप मुंबई में? वो भी मेरे रूम में कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं सपना देख रही हूँ या ये हकीकत है? अब तो पता चल गया ना कि ये सपना नहीं है, हकीकत है। यहाँ 1300 किलोमीटर दूर होकर राजेश्वरी को पता नहीं चलेगा, ये सोचकर गलत करने जा रही थी। हे, सिर्फ 1300 किलोमीटर ही नहीं, अगर तू 13,000 किलोमीटर भी दूर होती तो मेरे आदि के साथ कुछ हो तो ये ना सोचना कि मुझे पता नहीं चलेगा। तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तूने मेरे बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजे। मैं तुझे तू नागपुरी वंश की बेटी है, ये सच्चाई जिस दिन पता चली थी उसी दिन तेरी कहानी खत्म कर देनी चाहिए थी। तू लड़की है ये सोचकर मैंने तुझे माफ कर दिया। जब तूने चीटिंग करके हमसे हमारा टेंडर छीना था तब भी मैंने तुझे माफ कर दिया था। हाँ, तू एक छोटी उम्र की लड़की है ये सोचकर मैंने तुझ पर रहम किया, लेकिन तूने तो मेरे बेटे को टारगेट किया। तुझे तो मैं उस दिन शादी के मंडप में
तूने मेरे बेटे आदि के लिए बहुत आंसू बहाए, मेरे पैर पकड़ लिए, रोई, गिड़गिड़ाई। हाँ, वो सब एक नाटक था, आज प्रूव हो गया है। जब तूने मेरे बेटे को मारने का फैसला करके उसके पीछे गुंडे लगवाए, तब से ही तूने जीने का हक पूरी तरह से खो दिया। आंटी, आंटी, नहीं, आंटी, नहीं, आंटी, आंटी, पार्टी में आदि ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर ऐसा कर दिया। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए आंटी, प्लीज। माफ कर दूं? वो भी तुझे? तू एक चोट खाई हुई नागिन है। तुझे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। अगर आज तुझे छोड़ दिया तो तू दोबारा डसने आएगी। आज मैं तेरी जान लेकर रहूंगी। आंटी प्लीज, आंटी, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आंटी, प्लीज। मैंने जो भी किया उसको मेरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। बस एक आखिरी बार गलती माफ कर दीजिए, प्लीज आंटी। आज के बाद मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, प्लीज आंटी, प्लीज। आंटी, आंटी प्लीज, प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए। आंटी प्लीज, आंटी, मैंने जो गलती की है वो गुस्से में आकर की है। मैं आज के बाद मुंबई छोड़कर चली जाऊंगी। मैं ये देश भी छोड़ दूंगी। मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए आंटी, प्लीज आंटी। हर बार तुझे माफ किया यही सोचकर कि तुझे अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। गलती पर गलती किए जा रही है तू। अब तक की गलतियों के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन अभी जो गलती की है उसकी माफी नहीं है। तुझे मरना ही होगा। नहीं आंटी, नहीं आंटी, प्लीज, प्लीज आंटी, प्लीज आंटी। क्या हुआ? क्या देख रही है कि मुझे बंदूक से निशाना लगाना नहीं आता? तुझे मारने के लिए सिर्फ एक ही गोली काफी है। मैंने सिर्फ तुझे डराने के लिए 6 के 6 गोलियां वेस्ट कर दी। जब तू मेरे पैर पकड़ के अपनी जान की भीख मांग रही थी ना, उसी समय तुम मर गई। मरे हुए सांप को मारना वीरता नहीं है, और माफी मांगकर बदला लेने की तुम्हारे नागपुरी वंश की परंपरा है। माफी मांगने वाला दुश्मन ही क्यों न हो, पर माफी मांगने वाले को माफ करने की सिर्फ हमारे वंश की ही परंपरा है। आज जो तू जिंदा बची है ना, वो मेरी दी हुई भीख है। इस बात को जिंदगी भर भूलना मत।
आंटी, सच कहूँ तो आपका यही पावर मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन पता है मुझे क्या नहीं पसंद? आपका मुझे पावरलेस समझ लेना। और ये आपने आज पहली बार नहीं किया। आपने जो भी कहा वो इसलिए कहा क्योंकि आपके हाथों में बंदूक है, इसीलिए आप में इतनी हिम्मत आई है। लेकिन अब इसमें बुलेट नहीं रही, इसीलिए अब मुझे इससे डराने की जरूरत नहीं है। आपने कहा मेरी जिंदगी आपकी दी हुई भीख है ना? ये बात मैं जिंदगी भर ना भूलूं। गलती कर दी, क्योंकि मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब क्या करोगी आप? हाँ? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? खत्म करो इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 छोड़ो। क्या हुआ? क्या बोल रही थी? हाँ, अब ये लोग तेरे आदमी नहीं है, मेरे आदमी है। इनकी जो वफादारी है वो तेरे से नहीं है, इनकी वफादारी सिर्फ पैसों से है। जो ज्यादा पैसा देगा उसी के साथ हो जाएंगे। तो अब ये मेरे लिए वफादार हैं। छोड़ो। अब तेरा खेल खत्म। तेरी सांसें मैं अब भी इसी वक्त रोक सकती हूँ। हैं? लेकिन तू तो पहले ही मरी हुई नागिन है, तुझे मारने का कोई फायदा नहीं। छोड़ दो इसे। एक बार और कह रही हूँ, आज जो तू जिंदा बची हुई है ना, ये मेरी दी हुई भीख है। ये बात तू जिंदगी भर भूलना मत।